Hello everyone, welcome to Job Grade IAS. My name is Ramin. How are you all? So in this session we are going to discuss about the Comptroller and Auditor General. अक्सर ये आपका आए दिन खबरों में बना रहता है, तो इससे रिलेटेड आपके CSE प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि एक आपका एटोनॉमस बॉडी है जिसे आर्टिकल 148 के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 148 है वो कहता है कि सेंटर के पास एक कैग होगा, और ये जो कैग होगा ये कैग आपका सेंटर के अकाउंट्स और साथ ही साथ जो स्टेट्स के अकाउंट्स हैं उन सभी का गार्जियन होगा। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इसे बोला जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पर सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी यहाँ पर खर्चे वगैरह होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उन पर ये अपनी नज़र रखता है। अगर यहाँ पे इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, फॉर्मल वारंट के माध्यम से यहाँ पर इसे अपॉइंट किया जाता है। टाइम पीरियड की बात करें, टेन्योर की बात करें, तो इनका टेन्योर आपका 6 ईयर या 65 ईयर होता है, जो भी यहाँ पर पहले हो। इसके अलावा यदि यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी और सर्विसेज के बारे में, तो ये सारी आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं, और इनकी जो सैलरी है वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। इसके अलावा नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार कैग बन गया तो दोबारा वो इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है या किसी अदर गवर्नमेंट पोस्ट पर जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार कैग की पोस्ट पर जा चुका है तो फिर वो कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकता है, ना प्राइवेट सेक्टर पे और ना ही आपके गवर्नमेंट की उसमें किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। ये आपके यहाँ पे पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंदर यहाँ पर ये किसी भी पोस्ट पर नहीं जा सकता है। अगर बात करें इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें यहाँ पर एग्जाम के लिए याद रखने चाहिए। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 149, जो यहाँ पे कैग की ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में, इसके पावर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे डिफाइन करता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 150, और आर्टिकल 150 यहाँ पे ये बताता है स्पेसिफिक द फॉर्मेट ऑफ यूनियन एंड स्टेट अकाउंट बेस्ड ऑन द कैग एडवाइस, यानी कि यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स का फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो आपके कैग के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 151 जो है उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि कैग साल में एक बार अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जब ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उस रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को देते हैं। प्रॉपर यहाँ पर लोकसभा की डेस्क पर उसे रखा जाता है, प्रॉपर इस पर डिस्कशन चलता है। अगर कुछ बातें कैग की पसंद आती हैं तो उसे अपने कैरिकुलम में शामिल कर लिया जाता है, या फिर उससे संबंधित अगर कोई बिल लाना है तो बिल भी यहाँ पर उससे संबंधित लाया जाता है। इसके अलावा जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 279, वो यहाँ पे कहता है सर्टिफाइज नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे बताता है कि भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे यहाँ पे कौन से टैक्सेस वगैरह बाइंड किए जाएंगे, इनके बारे में आर्टिकल 279 यहाँ पे डिस्कस करता है। अब बात करते हैं पावर्स वगैरह के बारे में। अगर पावर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है ऑडिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के 3 अकाउंट होते हैं। एक आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, दूसरा कंटिजेंसी फंड होता है, और तीसरा आपका पब्लिक अकाउंट होता है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है कि सरकार के पास जो भी पैसा आया, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म पे आया हो, सरकार ने कहीं से लोन लिया हो, सरकार की अपनी जो PSU चल रही हैं उनसे पैसा आया हो, तो वो सारा का सारा पैसा इस कंसोलिडेटेड अकाउंट पे रखा जाता है। इसके अलावा सरकार को जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सरकार अपना सारा खर्चा इसी अकाउंट से निकालता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी देना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है वो आपके इनसे दी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना जो बजट प्रेजेंट करता है, बजट पर जो खर्च होता है वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की एक वैल्यू होती है
और वो वैल्यू यहाँ पर मेंटेन की जाती है। आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि कंटिंजेंसी फंड से तभी पैसा निकाला जाता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर क्लाउड ब्रस्टिंग हो गई, या कोई ऐसी इमरजेंसी वाली घटना आ गई, अर्थक्वेक वगैरह हो गया। उस केस में कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाला जाता है। क्योंकि जब सरकार बजट प्रेजेंट करती है उस समय सरकार को ये बात नहीं पता होती है कि भारत के किस हिस्से पर कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कब लैंडस्लाइड हो जाएगा, क्लाउड ब्रस्टिंग हो जाएगी। इसलिए एक वैल्यू रखी जाती है जो इमरजेंसी पर निकाली जा सके। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है कि सरकार के पास जो भी अकाउंट्स हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट ऑफिस पे अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन अकाउंट्स पे जो पैसा आता है वो पैसा आपका इसी पब्लिक अकाउंट में यहाँ पे रखा जाता है। पैसा रखा जाता है और इसके बाद इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट के बाद जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस पे पैसा जमा कर रखा है, एफडी के फॉर्म पे या सेविंग अकाउंट के फॉर्म पे, जिस भी फॉर्म पे जमा कर रखा है, आरडी के फॉर्म पे, जिस भी फॉर्म पे जमा कर रखा है, उस रेशियो पे उन्हें वो पैसा यहाँ पे वापस कर दिया जाता है विद इंटरेस्ट। एक तो यहाँ पे ये काम होता है। इसके अलावा स्क्रूटनी ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर दूसरा काम यहाँ पर ये होता है इनका कि जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली देखना, एलोकेट करना कि किस व्यक्ति को कितना यहाँ पर रेवेन्यू देना है, क्या करना है। रेवेन्यू असेसमेंट का काम होता है, कलेक्शन का काम होता है, एलोकेशन काम होता है। ये सारे काम इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो भी लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज़ की बात करें तो ये आपका पंचायती राज का पार्ट होता है। क्योंकि पंचायती राज का पार्ट होता है इसलिए स्टेट के दायरे पे आता है। अब चूंकि स्टेट के दायरे पे आता है तो सेंटर कुछ कर नहीं सकता है। इस केस में क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी पंचायती राज है या जो भी लोकल बॉडीज़ है, उन लोकल बॉडीज़ की भी इनके द्वारा यहाँ पर जांच की जा सकती है। कब यहाँ पे जांच की जा सकती है? उस केस में यहाँ पर जांच की जा सकती है जब गवर्नर रिटन में ये बात बोले कि आप हमारे इस लोकल बॉडीज़ की इन्वेस्टिगेट करिए, इसको स्क्रूटनाइज करिए, तो तभी उस केस में यहाँ पर ये आपका उस लोकल बॉडी से रिलेटेड ऑडिट कर सकता है। एग्जामाइन ट्रांजैक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज अपॉन द रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट कौन करेंगे? ये रिक्वेस्ट यहाँ पर किया जाता है आपकी गवर्नर ऑफ द स्टेट के माध्यम से। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंट। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि सेंटर के जो भी अकाउंट्स हैं, स्टेट के जो भी अकाउंट्स हैं, इनका एक फॉर्मेट तैयार करके इनको मेंटेन करना अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर को यहाँ पे रिपोर्ट करना। जैसे सेंटर पे जो लेजिस्लेचर के हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट पे आपके गवर्नर होते हैं, तो इनको प्रॉपरली ये बताना कि आपके स्टेट में या सेंटर पे प्रेसिडेंट को बताना कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है तो ये जो रिपोर्ट है ये पीएसी के लिए, पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए ये एक तरीके से सलाह का काम करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी पार्लियामेंट के अंदर आपकी कमेटी आती है। जो पीएसी होती है वो इस बात को क्रॉस चेक करती है, उस बात को एग्जामाइन करती है कि बजट में जो पैसे की डिमांड की गई है क्या वो डिमांड सही की गई है या नहीं की गई है। ये आइडिया लगता है मोटे तौर पे कैग की रिपोर्ट से, क्योंकि जब कैग यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो उस पर वो पूरे विस्तार से सारी बातें बताता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो पीएसी है, पीएसी के लिए गाइड का काम करता है कौन? जो कैग की रिपोर्ट होती है। ये तो रही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। आप सभी को पता होगा कि राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। जब बहुत ज़्यादा करप्शन होता है तो इस करप्शन को क्रॉस चेक करने के लिए, इसको प्रॉपर चेक करने के लिए दो बॉडीज़ बनाई गई। एक आपकी लोकपाल है जो कि सेंटर पे है, दूसरी आपकी लोकायुक्त होती है जो आपके स्टेट के अंदर होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे लोकायुक्त की बात करते हैं। लोकायुक्त की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑरिजिन होता है ये आपके स्कैंडिनेवियन ओम्बड्समैन सिस्टम से यहाँ पर आपका ये निकल कर आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ से स्कैंडिनेवियन ओम्बड्समैन सिस्टम से निकल कर आता है। अगर बात की जाए कि सबसे पहले इससे संबंधित रिकमेंडेशन किसने दी, तो सबसे पहले इससे संबंधित रिकमेंडेशन आपकी दी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था 1966
1970 के आसपास, उसने सबसे पहले ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें यहाँ पर एक लोकपाल और लोकायुक्त या ऐसी कोई बॉडी को यहाँ पे बनाना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में 1971 के अंदर इससे संबंधित ये यहाँ पर शुरुआत होती है। इसके बाद 2013 पे जब अन्ना हजारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अनशन कर रहे थे तो उसी समय एक बिल लाया जाता है। उस बिल का नाम होता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जो 2013 पे यहाँ पे लाया जाता है। इस एक्ट में यहाँ पे क्या बोला गया? इस एक्ट में यहाँ पर ये बोला गया कि भारत के अंदर और भारत के राज्यों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंप्लेंट आती हैं या जो भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट आती हैं, उनको स्टेट लेवल पे वेरीफाई करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी और उस बॉडी का नाम यहाँ पे लोकायुक्त होगा। ये बात यहाँ पे बोली गई। अब सवाल उठता है कि आखिरकार लोकायुक्त में कौन कौन यहाँ पे शामिल होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि एक तो आपका लोकायुक्त होगा और उसकी हेल्प करने के लिए एक आपके डिप्टी लोकायुक्त होंगे जो उनकी यहाँ पर मदद करेंगे। सवाल उठता है कि इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? तो इन्हें अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और साथ ही साथ उस स्टेट पर जो भी आपके चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो यहाँ पर होंगे और साथ ही साथ जो आपके विपक्ष के नेता होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उस स्टेट में, ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किसे बनाया जाए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, द नंबर वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड अपॉइंट आर मेड बाय द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई कि गवर्नर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और आपके जो गवर्नर होंगे वो आपके यहाँ पे शामिल होंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार लोकायुक्त का पावर क्या होता है। राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सभी के खिलाफ लोकायुक्त यहाँ पे जांच कर सकता है कि आखिरकार चीज़ें यहाँ पे सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। एक चीज़ ये। दूसरी बात, यहाँ पर इसके पास सो मोटो का पावर होता है। सो मोटो का मतलब यहाँ पर ये होता है स्वतः संज्ञान, अपनी मर्जी से अगर ये चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ पर किसी भी विषय की जांच कर सकते हैं। एक्चुअली इनकी जो रिपोर्ट होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मान लो जैसे न्यूज़पेपर में कोई खबर आ गई, अगर न्यूज़पेपर में कोई खबर आ गई तो इसको वो आधार बनाते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर अपनी मर्जी से जांच कर सकते हैं। ये इनके पास यहाँ पर पावर होता है। रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो इनके जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो आपके बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं कि नहीं मानना ही पड़ेगा, इस नेचर के आपके नहीं होते हैं। एक तरीके से अगर सरकार को लगता है कि इनकी जो बातें हैं वो माननी चाहिए तो वो यहाँ पर सरकार इनकी बातों को मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी होती है, स्टेट के अंदर कोई भी इनका हस्तक्षेप नहीं होता है, ना ही सरकार से इनका कोई लेना देना होता है। ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ कंपैरिजन, बेसिस फॉर द कंपैरिजन। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो इसका मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेट लेवल पे जो भी यहाँ पे करप्शन हो रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, उनको क्रॉस चेक करना। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो विधानसभा के जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके संबंध में यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होती है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। मेंबर्स की बात करें तो जनरली यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं, पर ये राज्य के लॉ के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं लोकपाल के संदर्भ में। जिस तरीके से स्टेट के अंदर लोकायुक्त होते हैं उसी तरीके से सेंटर पर आपके लोकपाल होते हैं। जो काम स्टेट में लोकायुक्त करते हैं, यानी कि करप्शन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी है, तो जो काम स्टेट में लोकायुक्त करते हैं वही काम सेंटर पे लोकपाल करते हैं। ज्यूरिडिक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको क्रॉस चेक करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा था, तो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो बात रही लोकपाल, लोकायुक्त और कैग से संबंधित। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 बातें मोटे तौर पे बता दी है, लोकपाल, लोकायुक्त और कैग। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस सेशन के अंदर जो हमारी टेलीग्राम है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा
जो भी हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, और साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। एक्स पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी प्लेटफॉर्म्स में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, इसी तरह के सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, रेगुलर आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपकी पीटी की जो तैयारी है उसे और ज़्यादा मजबूत करते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।